स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा मानव के नर प्रजनन तंत्र से संबंधित सहायक जनन ग्रंथियां। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मानव के नर प्रजनन तंत्र से संबंधित इन 3 सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक ग्रंथि का नाम प्रोस्टेट ग्रंथि है, दूसरी ग्रंथि का नाम शुक्राशय ग्रंथि है और तीसरी ग्रंथि का नाम प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मानव के नर प्रजनन तंत्र के इस तीसरे भाग के बारे में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी और उसमें मैंने बताया था कि मानव का जो नर प्रजनन तंत्र है वो कुल 3 पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें से पार्ट ए जो था, फर्स्ट जो पार्ट था, उसमें हम लोगों ने प्राथमिक या मुख्य नर जनन अंग उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन की थी और वहां हम लोगों ने टेस्टिस वृषण के बारे में, उसकी संरचना, उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और उन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के कार्यों के बारे में बात की थी। पार्ट बी जो था, सेकंड जो घटक था उसका, वो हमने बात की थी द्वितीयक या सहायक जनन संरचनाओं की। तो वहां हमने 2 संरचनाओं के बारे में बात की थी, जिसमें से एक संरचना अधिवृषण थी, दूसरी संरचना शुक्र वाहिनी थी। आज हम लोग मानव के नर प्रजनन तंत्र के तीसरे घटक यानी जो पार्ट सी है, सहायक जनन ग्रंथियां, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तब उसी इंट्रोडक्टिव लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रंथियां हैं इनके द्वारा कुछ रसायन स्त्रावित किए जाते हैं और जो केमिकल इन ग्रंथियों के द्वारा
स्त्रावित किए जाते हैं, वो मोटे रूप से अगर मैं बात करूं तो दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला कि जो शुक्राणु है नर युग्मक, उन शुक्राणुओं के लिए इन ग्रंथियों के स्त्राव रसायन एक माध्यम का कार्य करते हैं। आज बात करेंगे शुक्राणु जिस तरल में, जिस माध्यम में है, उसे वीर्य के नाम से, अंग्रेजी में सीमन के नाम से जाना जाता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव, शुक्राशय का स्त्राव उस वीर्य का प्रमुख घटक है। दूसरा, इन ग्रंथियों के द्वारा जो ये केमिकल रसायन स्त्रावित होते हैं, ये केमिकल या ये रसायन जो हैं वो मैथुन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, या फिर ऐसा कहूं कि मानव में ऐसी व्यवस्था है कि एक मूत्र जनन पथ बना हुआ है, और इसी मूत्र जनन पथ से होकर मूत्र भी शरीर से बाहर मुक्त होता है, और मैथुन के समय इसी पथ से होकर शुक्राणु भी मुक्त होते हैं। तो इन ग्रंथियों के जो ये स्त्राव हैं, ये उस मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता, क्योंकि मूत्र अम्लीय प्रकृति का है, उसी पथ से गया है, तो ये स्त्राव जो इन ग्रंथियों के हैं, ये उस मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करते हैं ताकि शुक्राणु जीवित बने रहे। तो प्रमुख रूप से, मोटे रूप से मैंने बात की कि नर प्रजनन तंत्र के साथ जो ये तीन प्रमुख सहायक जनन ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, ये दो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं इन ग्रंथियों के बारे में, और इन ग्रंथियों के द्वारा जो रसायन, जो केमिकल स्त्रावित होते हैं, उनके बारे में। तो पहली शुरुआत हम करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि की। तो कुछ बातें आप लोग भी नोट कर लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम बात कर रहे हैं नर प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, इसके द्वारा जो तरल स्त्रावित किया जाता है उसे आप प्रोस्टेट तरल कहोगे। और हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि का ये जो तरल है, ये वीर्य का लगभग 25 to 30% हिस्सा बना लेता है। यानी शुक्राणु जिस माध्यम में है, या शुक्राणुओं के लिए जो मीडियम, जो माध्यम है वीर्य, उसका अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% हिस्सा इस प्रोस्टेट तरल के द्वारा बनाया गया है। और ये तरल
प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। अगर मैं बात करूं कि इस प्रोस्टेट तरल में प्रमुख घटक क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं जो लाइसोजाइम्स कहलाते हैं। दूसरा यहां पर जो एंजाइम मौजूद है उसका नाम है फॉस्फेटेज, ये एक एंजाइम मौजूद है। तीसरा यहां पर स्पर्मिन, ये भी एक प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा यहां पर सिट्रेज, ये भी एक एंजाइम मौजूद होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि नर प्रजनन तंत्र का जो मूत्र जनन पथ है उसके आधार पर उपस्थित एक ग्रंथि है जिसके द्वारा प्रोस्टेट तरल स्त्रावित किया जाता है, और यही वो तरल है जो वीर्य का, सीमन का अप्रोक्सीमेट 25 से 30% हिस्सा बना लेता है। इस प्रोस्टेट तरल का अगर हम संगठन देखें तो ये 4 प्रमुख एंजाइम मौजूद हैं इसमें: लाइसोजाइम्स, फॉस्फेटेज, स्पर्मिन और सिट्रेज। ये प्रमुख घटक हैं इस प्रोस्टेट तरल के। ये तरल क्या करता है? एक तो शुक्राणुओं की सक्रियता, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है ये। इसके अलावा ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है ताकि शुक्राणुओं की सक्रियता बनी हुई रहे। तो प्रोस्टेट तरल के 2 कार्य हो गए कि इसके जो ये एंजाइम है, एक तो शुक्राणुओं की एक्टिविटी, उसकी सक्रियता को बढ़ाएंगे। दूसरा, इसके जो एंजाइम है वो शुक्राणु के वीर्य के स्कंदन, उसकी क्लॉटिंग को रोकेंगे ताकि वो तरल रूप में बना रहे, और ये वीर्य का 25 से 30% हिस्सा बनाते हैं। तो ये पहली ग्रंथि की मैंने बात की जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। 50 वर्ष की आयु के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण मूत्र को उत्सर्जित करने में कठिनाई होती है। ये एक सामान्य रोग है जो 50 वर्ष की आयु के बाद पुरुषों में सामान्यतः देखा जाता है। अब मैं बात करूंगा जो दूसरी सहायक जनन ग्रंथि है उसके बारे में, और उस ग्रंथि का नाम शुक्राशय, अंग्रेजी में कहें सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय के द्वारा भी एक थैलेनुमा संरचना है ये, और शुक्राशय के द्वारा शुक्राशय तरल मुक्त किया जाता है। और ये जो तरल है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली जो सीमन है यानी जो वीर्य है उसका 60% हिस्सा बनाता है। तो शुक्राणुओं के लिए जो माध्यम है, शुक्राणुओं के लिए जो मीडियम है वो है वीर्य, और इस वीर्य का निर्माण शुक्राशय तरल के द्वारा
और प्रोस्टेट तरल के द्वारा किया जाता है। तो वीर्य के प्रमुख घटक शुक्राशय तरल, प्रोस्टेट तरल और तीसरा शुक्राणु है। तो शुक्राशय के द्वारा शुक्राशय तरल निर्मित होता है, जो कि सीमन का, वीर्य का लगभग 60% हिस्सा बनाता है। अगर मैं शुक्राशय तरल के संगठन को देखूं तो वहां मुझे सबसे ज्यादा मात्रा में एक शर्करा मिलेगी जिसका नाम है फ्रक्टोज शुगर। ये फ्रुक्टोज शर्करा शुक्राणुओं के लिए पोषण उपलब्ध करवाने का काम करती है। एक चीज और ध्यान रखनी है, मानव शरीर में केवल वीर्य में ही फ्रुक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। तो जब कोई रेप जैसी, बलात्कार जैसी घटना होती है तो उस समय जो जांच की जाती है पीड़िता की, तो उसमें फ्रुक्टोज शर्करा की उपस्थिति को जांचा जाता है। तो फ्रुक्टोज शर्करा है वो वीर्य में उपस्थित है एक। तो इसके अलावा शुक्राशय तरल में जो दूसरा घटक है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये भी इस शुक्राशय तरल का एक घटक है। और तीसरा सेमिनोजेलिन, ये वीर्य को तरल रूप में बनाए रखने का काम करता है। तो ये 3 प्रमुख घटक थे शुक्राशय तरल के। तो शुक्राशय तरल के संगठन में आपको फ्रुक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सेमिनोजेलिन, ये 3 घटक मिलते हैं। और ये शुक्राशय तरल वीर्य का लगभग 60% हिस्सा बनाता है। शुक्राशय तरल मैथुन के समय योनि मार्ग की जो अम्लीयता है उसको भी नष्ट करता है, ताकि शुक्राणु अधिक समय तक वहां पर सक्रिय रह सके। तो ये दूसरी मैंने ग्रंथि की बात की, सहायक, वो थी शुक्राशय। इसके द्वारा जो तरल स्त्रावित होता है वो शुक्राशय तरल था और उसका सबसे इंपॉर्टेंट घटक फ्रुक्टोज शर्करा याद रहेगी आपको। अब मैं बात करूंगा काउपर्स ग्रंथि की। ये ग्रंथि क्या काम करती है इस पे बात करेंगे। ये ग्रंथियां केवल मैथुन के समय कार्य करती हैं और मैथुन के समय यानी कॉपुलेशन के समय, तो मैथुन के दौरान इन ग्रंथियों के द्वारा एक चिपचिपा तरल स्त्रावित किया जाता है और ये तरल मैथुन की क्रिया में सहायता करता है। तो आज हमने बात की नर प्रजनन तंत्र से संबंधित इन 3 प्रमुख सहायक जनन ग्रंथियों की, इनके द्वारा स्त्रावित तरल के बारे में पढ़ा, उनका संगठन क्या है ये बात की, और ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है जनन की क्रिया में, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको इजीली समझ में आया होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई आपको। फ्रक्टोज जो कि शुक्राशय तरल में है, वीर्य का प्रमुख घटक है
उसकी बात की, वो क्या काम करता है उस पर डिस्कस किया। प्रोस्टेट ग्रंथि के तरल, मैंने कहा वीर्य के स्कंदन को रोकते हैं, उसके बारे में बात की। ये दोनों ही तरल मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करेंगे, मैथुन में सहायता करेंगे, शुक्राणुओं की सक्रियता को बढ़ाएंगे। ऐसे कुछ काम इन सहायक जनन ग्रंथियों के जो रसायन हैं, जो स्त्राव हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं। कल हम लोग बात करेंगे नर प्रजनन तंत्र के साथ पेनिस शिश्न नामक एक और संरचना जुड़ी हुई है। ये संरचना मैथुन अंग कहलाती है और इसी मैथुन अंग की सहायता से मैथुन के समय वीर्य सेचन की क्रिया होती है। तो कल हम शिश्न की संरचना, उसके कार्य, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर मादा प्रजनन तंत्र की चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।